चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं। भारत की बात बताता हूं मैं। आज की पहली बड़ी खबर आपके सामने रखने का वक्त है, क्योंकि यह खबर दिल्ली के रहमान डकैत का। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया है। शीश महल पार्ट 2। जी हां, देखिए, प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर जोरदार अटैक हुआ। दिल्ली के बाद पंजाब सरकार पर खतरा। अब कौन धुरंधर, कौन रहमान डकैत, लेकिन इसी को लेकर सब कुछ ये पेच फंसा हुआ है। क्या 7 सांसदों की सदस्यता जाएगी या फिर कुछ और बड़ा खेल होगा? अब जो 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने से अभी आम आदमी पार्टी संभली भी नहीं थी कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर शीश महल 2 वाला धावा बोल दिया। ये तस्वीर देखिए। आरोप लगा दिया गया। ये तो तस्वीर आपको कल वाली दिखा रहे हैं, जब राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जहां बीजेपी चीफ नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की अपने दोनों सांसदों के साथ। अब इस तस्वीर से आम आदमी पार्टी में घमासान की शुरुआत हुई थी। राघव चड्ढा के बीजेपी शामिल होने के बाद आपकी टेंशन काफी बढ़ गई है। मिठाई खिलाया नितिन नवीन ने, कल गुलदस्ता दिया, और देखिए उसके बाद से और बेचैनी आम आदमी पार्टी में बढ़ी और रार तकरार जो है वो प्रतिक्रिया के तौर पर सामने आ गई। ये तो पहली तस्वीर हो गई। अब देखिए जरा दूसरी तस्वीर जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि कल ही अरविंद केजरीवाल नए सरकारी आवास में शिफ्ट हुए थे और 24 घंटे से पहले ही इस पर विवाद छिड़ गया, शुरू हो गया। यही वो आवास है। अरविंद केजरीवाल का नया सरकारी आवास, और इसी को लेकर बीजेपी ने उनको घेर दिया है और कह रहे हैं शीश महल पार्ट 2। प्रवेश वर्मा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गंभीर आरोप भी लगाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा संभाला और इसे शीश महल 2 करार दे दिया। वहीं शीश महल, जिसको लेकर केजरीवाल के सीएम रहते बीजेपी ने घेरा था, अब इस नए आवास पर भी करोड़ों के खर्च का आरोप लग रहा है। हालांकि खंडित किया है, इसको फर्जी बताया है आम आदमी पार्टी ने। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखा दिया कहां से ये सब शुरू हुआ, लेकिन और कुछ डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। अब उस पर जरा आप गौर करिए, नजर डालिए, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर जारी किया और इसमें केजरीवाल को तानाशाह बताया गया। ये देखिए, तानाशाह आम आदमी पार्टी लिखा हुआ है और फिल्म बाय आपदा। गौर करिएगा, उस पर लिखा हुआ है आपदा। अब उधर से आतिशी लिखती हैं। ये सब कुछ आपके सामने हम रख रहे हैं। आतिशी का आरोपों से इनकार। ये जो आप देख रहे हैं, उस तरफ प्रवेश वर्मा और इस तरफ अरविंद केजरीवाल। अब सवाल ये है कि आतिशी ने मोर्चा संभाला और बीजेपी के आरोपों को निराधार बताया, गलत बताया, फर्जी तस्वीर लगाने का आरोप लगा दिया आतिशी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये जवाबी पलटवार में। सरकारी घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला दिल्ली का रहमान डकैत। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के इस्तीफे से अभी केजरीवाल संभले भी नहीं थे कि बीजेपी ने केजरीवाल पर शीश महल और दिल्ली का रहमान डकैत वाला प्रहार कर दिया। एक दिन पहले मिले सरकारी आवास में करोड़ों के खर्च के आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी आरोपों को खारिज कर रही है। इंटरनेट से ये पिक्चर्स डाउनलोड करके अरविंद केजरीवाल जी के नाम को बदनाम करने की एक बार फिर से एक सोची समझी गंदी साजिश भाजपा कर रही है। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले पार्टी को यह झटका लगा है। इससे पंजाब में विधायकों के भी टूटने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के 2 हीरो राघव चड्ढा और संदीप पाठक के कई विधायकों से संपर्क में होने का दावा है। सवाल यह है कि क्या भगवंत मान अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? दिल्ली के बाद पंजाब से भी आम आदमी पार्टी आउट तो नहीं हो जाएगी? अब चलिए आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज अरविंद केजरीवाल को कैसे घेरा। देखिए, शीश महल पार्ट 2 के आरोप लगाए और रहमान डकैत पर क्या उन्होंने कहा। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर बीजेपी का अटैक। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के सरकारी आवास की तस्वीरें जारी की। प्रवेश वर्मा ने इसे केजरीवाल का शीश महल पार्ट 2 बताया है। सरकारी आवास को आलीशान बनाने में करोड़ों खर्च का दावा किया गया है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को दिल्ली का रहमान डकैत बताया। और जिस तरह फिल्म धुरंधर का सिक्वल आया है, उसी तरह अब शीश महल और शीश महल पार्ट 2 का खुलासा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कल ही 95 लोधी स्टेट के सरकारी आवास में शिफ्ट हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल को यह आवास मिला है। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर यह बंगला उनको आवंटित हुआ है और करीब 5000 वर्ग फुट में फैला यह टाइप 6, टाइप 7,
टाइप 7 बंगला है। सरकारी आवास की दूसरी सबसे बड़ी कैटेगरी में ये आता है। इसमें 4 बेडरूम, हॉल, डाइनिंग रूम, वेटिंग रूम सब कुछ मौजूद है। ऑफिस है, 2 लॉन हैं, एक गैराज और 3 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। अब प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी को आलीशान आदमी पार्टी बताया है, मतलब इसमें AAP है, तो प्रवेश वर्मा का कहना था कि आलीशान आम आदमी पार्टी, यह बताया। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। उधर आतिशी, आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा के आरोपों को खारिज कर दिया। आतिशी ने इसका जवाब दिया। आतिशी ने सभी फोटो को फर्जी करार दिया है। आतिशी ने कहा है ये फोटो केजरीवाल के घर के नहीं है। आतिशी का दावा है कि पिंटरेस्ट से तस्वीरें डाउनलोड की गई हैं। और अगर ये जानना है कि किसका घर कितना आलीशान है तो रेखा गुप्ता भी अपने घर खोलें और केजरीवाल जी भी अपना घर खोलेंगे। इसके बाद जनता खुद तय कर लेगी। राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा ने हमला बोला। शीश महल पार्ट 2 पर राघव ने केजरीवाल को घेरा है। शीश महल पार्ट 2 की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जब पहला वाला शीश महल बना था उसकी वजह से आम आदमी पार्टी की छवि तार तार हो गई थी, धूमिल हुई थी। और दिल्ली चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण शीश महल ही था। दिल्ली हार के 1 साल के अंदर शीश महल पार्ट 2 भी आ गया। ये राघव चड्ढा ने हमला बोला। अब सीधा आपको सुनवा देते हैं कि प्रवेश वर्मा ने क्या कहा और आम आदमी पार्टी ने इस पर कैसे पलटवार किया है। दोनों को सुनो। जो आदमी कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, कि मैं मकान नहीं लूंगा, तो आज समझ में आता है कि वो ये कहते थे महल ले लूंगा मगर साधारण घर नहीं लूंगा, मैं तो महल लूंगा। सबसे ज्यादा शौकीन व्यक्ति अगर आजाद भारत के इतिहास में कोई पैदा हुआ है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। नाम है इनका आम आदमी पार्टी और काम है इनका राजा महाराजा के, तो इनका नाम आम आदमी पार्टी नहीं होना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए आलीशान आदमी पार्टी। इनके पास मुद्दों की इतनी कमी हो गई कि इंटरनेट से ये पिक्चर्स डाउनलोड करके अरविंद केजरीवाल जी के नाम को बदनाम करने की एक बार फिर से एक सोची समझी गंदी साजिश भाजपा कर रही है। दिल्ली की जनता का पैसा, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपना आलीशान शीश महल बनाने में लगे हुए थे। उसके बाद जब वो चुनाव हार गए तो वो जाकर पंजाब में रहने लगे और वहां पर उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करा अपनी शान के लिए, अपनी ठाट के लिए। ये बात जग जाहिर है। पहला वाला शीश महल बना था, उसकी वजह से मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी की छवि तार तार हुई थी। और अगर सबसे बड़ा कारण दिल्ली चुनाव हारने का कुछ था, आम आदमी पार्टी की हार का जो मुख्य कारण था उसमें वो शीश महल था। लेकिन आज दिल्ली चुनाव समाप्त हुए 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ और शीश महल पार्ट 2 बन के सामने आ गया और बड़ी आलीशान बना है, उसकी तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। और इसी पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा, ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी। क्या लिखते हैं देखिए, ये ट्वीट उनका रखा हमने, उन्होंने पोस्ट किया। लिखते हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टा पेज ब्लॉक कर दिए गए। आखिर क्यों? बीजेपी इतना क्यों डरी हुई है? ये हमला बोला अरविंद केजरीवाल ने। और अब ये जो कुछ भी आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है, इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, अटैक किया जा रहा है हर तरफ से। थोड़ा और भी डिटेल्स आप सभी तक हम पहुंचा देते हैं, क्योंकि शीश महल की हम बात कर रहे हैं तो शीश महल 2 की चर्चा होते ही अचानक से शीश महल सुर्खियों में आ ही गया। और भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को शीश महल के मुद्दे पर पिछले चुनाव में जमकर घेरा था, आपको याद होगा। यही है, देखिए पहले। तो ये चुनाव का विषय था, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बल्कि कह लीजिए सबसे बड़ा मुद्दा था। और ये तस्वीरें आपके सामने हमने रखी। कुछ और तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, उस पर भी आप नजर डालीजिए, क्योंकि प्रवेश वर्मा का एक जो वीडियो है उन्होंने जो जारी किया वो सुर्खियों में आ गया। आपको लेके चलता हूं जब उन्होंने शीश महल का चप्पा चप्पा रेट लिस्ट के साथ बताया था, आपको याद होगा, नहीं याद होगा, इसी के लिए वीडियो रखा है, देखिए फ्लैशबैक में जाकर। वो गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, मगर शीश महल लेंगे। मैं आपको लेके चलता हूं शीश महल के अंदर, आइए। वाह, ये किचन है, 5 लाख रुपए की चिमनी है। पूरा किचन में कितना पैसा लगा होगा? 1.5 करोड़ रुपया। कर्टन कितने के हैं? 95 लाख, 88 लाख के शैंडलियर।
ये कितने का टीवी है? 28 लाख। 5 लाख रुपए हर महीने का बिजली बिल आता था जो जनता के पैसे से दिया जाता था। 6 लाख रुपए का जकूजी है, 10 लाख रुपए का सोना रूम, सोना लो, स्टीम लो, शावर लो, मसाज कराओ। जितना बड़ा ये शीश महल है उतना ही बड़ा शीश महल की एक्सटेंशन अगर केजरीवाल जी जीत जाते तो 60 करोड़ रुपया और लगता। लोगों का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, क्या केजरीवाल जी को खर्च करना चाहिए था? अब जरा समझिए, शीश महल के आरोपों पर केजरीवाल पहले भी घिरे थे बहुत बुरी तरह से। तब वो महंगे झूमर से लेकर संगमरमर और पर्दे की कीमत को लेकर घिर गए थे। अरविंद केजरीवाल इससे पहले शीश महल को लेकर वो गिरे थे। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी आवास में करोड़ों खर्च का आरोप उन पर जड़ा था। मुख्यमंत्री रहते वो 6 फ्लैग स्टाफ रोड के आधिकारिक आवास में रहते थे। स्मार्ट एलईडी लाइट्स, 19.5 लाख कीमत के स्मार्ट एलईडी लाइट्स लगाने के आरोप उन पर। महंगे झूमर, घर में डेकोरेशन के लिए महंगे झूमर लगाने का भी आरोप उन पर लगा। बेड, घर में बेड से लेकर ज्यादातर जो सामान है वो इंपोर्टेड था, मतलब आयातित बाहर का था। मार्बल ग्रेनाइट वियतनाम से महंगे संगमरमर मंगाए गए थे। संगमरमर पर 3 करोड़ रुपए का खर्च का दावा किया गया और दीवारों पर 67 लाख के पत्थर लगाए गए। पर्दों की बात कर लें, यह भी सुर्खियों में था। कर्टेन्स, 23 पर्दों के लिए 1 करोड़ का बजट उसका आरोप लगा। 23 पर्दे थे मात्र और 1 करोड़ का बजट उस पर दावा किया गया। किचन को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया था। किचन में 63 लाख तक का खर्च का दावा किया गया। अब रहा सवाल वॉशरूम, बाथरूम में काफी महंगा जकूजी लगाया गया। टीवी कंसोल 20 लाख उस पर खर्च का दावा किया गया। जिम भी था इसमें। अब जिम में 18.52 लाख का खर्च का दावा किया गया। सैनिटरी फिटिंग्स पर करोड़ों के खर्च का दावा किया गया। शुरुआत में इसका बजट केवल 7 करोड़ 91 लाख के आसपास था, लेकिन अंतिम लागत 33 करोड़ 66 लाख तक पहुंच गया। मतलब 342% से ज्यादा इस पर खर्च हुए और इसी को लेकर वो गिर गए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से घेर दिया और कांग्रेस ने भी। निर्माण में कोई अनियमितता के भी आरोप लगे थे बहुत सारे, जैसे बिल्टअप एरिया को 500 वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया गया और शीश महल के खर्च को लेकर अलग अलग दावे किए गए, जैसे 45 करोड़ से 171 करोड़ तक खर्च का दावा किया गया और ये इस तरह से घिर गए अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी पार्टी। लेकिन इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं उनको सुनवा देते हैं सीधा। सुनिए जरा कौन क्या कह रहा है। आज उस आदमी को हम देखते हैं जो कभी फटे हुए पैंट पहन के एक रेनॉल्ड्स का पेन 2 रुपए का लगा के घूमता था, वैगन आर में घूमता था। आज उसका मेन फोकस ये है कि मुझे पहले बड़ा घर मिल जाए, मेरे घर के बाहर हेलीपैड लग जाए, 100 करोड़ का मैं घर बना लूं, उसके अंदर मैं बार बना लूं, उसके अंदर बड़ी अजीब अजीब अय्याशी के सामान हो। आप हमारा भी घर देख रहे हैं, मतलब इट इज जो सरकार ने दिया, जो सिंपल घर है हमारा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी इतना ज्यादा अय्याशियों में क्यों डूब गए हैं ये तो वही जाने, बट ये डेफिनेटली एक कारण है जिसकी वजह से पूरी पार्टी आज बिखर चुकी है। वो झूठ फैलाने में माहिर हैं। उनका एक घर बना, किसका लिए? आज जिस घर में मैं बैठा हूं, इसकी कोई छत टूट गई या कुछ और टूट गया, उसको हम रहने के लिए बना लिए। सरकारी घर है वो भाई, सरकारी घर है, ना कि कोई प्राइवेट घर है। सरकारी घर में थोड़ा सुधार कर लिया, उसको ये शीश महल बोलते हैं। ये इनका बदनाम करने का तरीका है। मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी जो है अपने सिद्धांतों पे कायम है और रहेगी। मुख्यमंत्री का किस तरीके से इन्होंने बंगला बनाया था और बदनामी हुई थी, मुझे लगा कुछ अकल आ जाएगी केजरीवाल को। लेकिन शायद केजरीवाल का क्या, शायद सत्ता का जो सुख है उसके प्रति ज्यादा उनकी एक लगाव है। अब ये पता करना चाहिए कि इतना सब जो आप बता रहे हैं इसका खर्चा किसने किया। और अब आपके स्क्रीन पर ये जो 7 चेहरे दिख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के सांसद। अब देखिए, यही वो 7 चेहरे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बहुत तगड़ा झटका दे दिया। इसमें राघव चड्ढा को देख रहे हैं आप, स्वाति मालीवाल भी हैं, अशोक मित्तल हैं, संदीप पाठक हैं, हरबंस सिंह को भी आप देख रहे हैं। तो ये जो 7 चेहरे हैं वे बहुत उन्होंने झटका दे दिया है। अब निराशा में है पूरी पार्टी, आम आदमी पार्टी, और बीजेपी में अभी चेहरे सबके खिले हुए। अब और कुछ तस्वीर, क्योंकि जालंधर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांसद हरभजन सिंह के घर पर प्रदर्शन किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए जरा, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। ये हाथों में बैनर पोस्टर तख्तियां लेकर पहुंच गए थे, कई जगह कालिक भी पोती गई, हरभजन का पुतला भी फूका गया, उसकी तस्वीर है। और ये सुनिए जरा नारेबाजी।
बता दें, हरभजन सिंह के घर पर जो प्रदर्शन किया गया, घर के गेट पर गद्दार तक लिख दिया गया। और अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हरभजन सिंह का जो पुतला फूका है और जो प्रदर्शन किया है और दीवारों पर जो गद्दार लिखा गया है उसकी भी तस्वीर ये सुनिए। नारेबाजी। और हरभजन सिंह ही नहीं, देखिए हरभजन सिंह की तो जालंधर वाली हमने तस्वीरें दिखा दी, उनको दीवार पर उनके घर के गद्दार तक लिख दिया गया। और दूसरे भी सांसद हैं जो निशाने पर हैं, जैसे अब देखिए ये जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, एक और सांसद अशोक मित्तल, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इनको भी निशाने पर लिया और इनके खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई है। अशोक मित्तल भी कल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर गए थे राघव चड्ढा के साथ। संदीप पाठक, अशोक मित्तल और राघव चड्ढा, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, मिठाई खाई, गुलदस्ता लिया और बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। उधर वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद राजेंद्र गुप्ता के घर भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पहुंच गए और हल्ला बोल दिया। और ये देखिए विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी सुनिए। अब लेकिन बड़ा प्रश्न यह है, सवाल यह उठता है कि 7 सांसदों का क्या होगा? क्या उनकी सदस्यता जाएगी? आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? एक साथ 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने से अरविंद केजरीवाल को बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा झटका लगा है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने कल ही पार्टी छोड़ दी और साथ ही 4 सांसदों की भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया गया था। इसमें हरभजन सिंह शामिल हैं, स्वाति मालीवाल का भी नाम शामिल है। राघव चड्ढा का दावा है कि पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद हैं और इनमें से 2/3 यानी 7 सांसद हमारे साथ हैं, यानी राघव चड्ढा के साथ, माने आम आदमी पार्टी के खिलाफ, यानी कि तो पार्टी टूट जाएगी। अब ऐसे में हमारे ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता, यह कहना है राघव चड्ढा का। नाराज चल रही स्वाति मालीवाल ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दिया है। स्वाति मालीवाल ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और पूर्व सीएम केजरीवाल को स्वाति ने गद्दार बताया है। साथ ही कहा है सीट जाए पर वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगी। साथ ही अरविंद केजरीवाल को महिला विरोधी भी करार दिया है स्वाति मालीवाल ने। अब उधर आम आदमी पार्टी से भगवंत मान और केजरीवाल, उनका सब क्या दावा है? आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि सिर्फ 3 सांसद ही बीजेपी में गए हैं। 2 सांसदों के फर्जी दस्तखत का दावा किया गया था, लेकिन आज स्वाति मालीवाल ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया और आम आदमी पार्टी सभी 7 सांसद को अयोग्य ठहराने के लिए पत्र लिखेगी। राज्यसभा के उपसभापति को चिट्ठी लिखकर मांग रखेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने का वक्त मांगा है इस बीच, और 7 आप सांसदों के पार्टी छोड़ने को लेकर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना चाहते हैं। 7 सांसदों के राइट टू रिकॉल की मांग वो करेंगे, ये कहा गया है। लेकिन अब नेतागण क्या कह रहे हैं, माननीय, सुनते हैं। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान ये ताकत देता है, ये प्रावधान देता है चुने हुए सांसदों को कि यदि उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनकी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में चली गई है या पार्टी गलत रास्ते पर जा रही है, तो वे अपनी पार्टी को त्याग सकते हैं, अधिकांश सांसद अगर चाहें, और उसके लिए 2/3 या 2/3 से ज्यादा की लिमिट तय करी गई। इस केस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 सांसद मिलकर आम आदमी पार्टी को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी को तो फिर भी मैंने 2 साल दिए कि सुधर जाएंगे, हो सकता है ठीक हो जाएगा ये सिस्टम, क्योंकि मेरी पार्टी थी, मैं चाहती थी कि मैं अपनी पार्टी में रहकर ही काम करूं। लेकिन 2 साल में मैं सिर्फ अकेली महिला सांसद हूं आम आदमी पार्टी की 13 में से, और मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल जी क्या बात करते हैं, किस तरीके की बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और ये पार्टी अब खत्म है। यहाँ क्या हुआ कि राज्यसभा में 7 मेंबर आपके 2/3 मर्ज कर जाते हैं बीजेपी का, तो सबसे पहले मर्ज कर ही नहीं सकते, ये 10 शेड्यूल के खिलाफ है।
ये केजरीवाल की लीडरशिप पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि आखिर क्या कारण है कि राज्यसभा के 2/3 मेंबर पार्टी को छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह है कि उस पार्टी के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, वन मैन तानाशाही चल रही है। संविधान में पक्षवार पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है पक्षवार पार्टी? क्या हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं? ये ठीक नहीं है। अब जरा संख्या बल समझिए, क्योंकि इसके साथ ही राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। कैसे? अब राज्यसभा में मौजूदा सदस्यों की संख्या 245 है, बहुमत 123 चाहिए। अब बीजेपी के पास कितने? 113 हैं, और बीजेपी के सहयोगी कितने हैं? 25 हैं, और एनडीए की कुल ताकत कितनी हो जाती है? 148, 148। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके पास 77 मौजूद हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के साथ जो सांसद हैं वो जब शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, तो उनको फायदा हो गया, यानी भारतीय जनता पार्टी को। अब बीजेपी के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 113 हुई, एनडीए की कुल ताकत 148 तक पहुंच गई है। अब अंकगणित समझिए, जरूरी है। अब इससे राज्यसभा में एनडीए काफी सशक्त हो गई है, मजबूत हो गई है। बिल को पास कराने के लिए दूसरे पर निर्भरता इससे कम हो जाएगी, और ये रहे पूरे आंकड़े। लेकिन इस बीच बासुरी स्वराज, सौरभ भारद्वाज और आरपी सिंह क्या कह रहे हैं, यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया है आपके सामने रख रहे हैं, सुनिए। इनके जितने भी संस्थापक थे, आज इनके साथ एक भी साथ नहीं चल रहा है। इन्होंने अपने बहुत घनिष्ठ मित्रों के साथ ही विश्वासघात कर दिया, और आप देख रहे होंगे कि इनके पूरे पर्सोना में माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का नेतृत्व हमेशा एक कॉमन मैन, एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व धारण करने का प्रयास करता है। लेकिन दिल्ली की जनता इनकी सच्चाई समझ गई है। सांसद गए हैं, ये वैसे भी सवाल नहीं पूछते थे। आपको मालूम है, साथ ये जो सांसद गए हैं, इन्होंने कब से सवाल पूछने बंद कर दिए थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे आपको। मगर आप लोग जो सवाल पूछ रहे थे वो पूछने बंद मत करिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी, जिसको ये कहते थे कि पार्टी है, सुपारी जितनी पार्टी है, उस पार्टी की एक सरकार बची है पंजाब में, उसके बावजूद इनके पेट में दर्द है। जिसके ऊपर ईडी का छापा मारा उसी को ले लिया, यानी कि 3 दिन पहले वो भ्रष्टाचारी थे, इसलिए ईडी के छापे पड़ रहे थे। आज वो इनके काम के हैं। वे अपनी पार्टी संभाल नहीं पाते, अपनी पार्टी में डिक्टेटरशिप है, उनके यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म हो चुकी हैं। कल तक लोकतंत्र की दुहाई देने वाली पार्टी आज उससे कई दूर जा चुकी है। इसके चलते हुए लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, आपको भी पता है जब पार्टी टूटती है तो क्या किया जाता है, रणनीति होती है। अब इसके बीच आपको बता दें, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अब पार्टी में जो टूट हुई है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में जुट चुकी है। अब उनके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि वो अपने विधायकों को कैसे रोकें, अपने सांसदों को कैसे रोकें, और पंजाब में सरकार को भी स्थिर रखना है। तो इस तरह से अब आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर उनकी चुनौती काफी बढ़ जाती है। आइए, हलचल काफी तेज है, हर जगह फोन घनघना रहे हैं। मिलन जो मुलाकात होती है उसकी तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। अब जरा इस पर समझ लीजिए कि अब अगली जो खबर हम बताने जा रहे हैं, जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, वो पंजाब सरकार के मंत्री बलबीर सिंह सिसोदिया से मुलाकात उन्होंने की है। ये मुलाकात की तस्वीरें हैं, सिसोदिया से मिलते पंजाब के मंत्री आपको नजर आ रहे हैं, और इनका नाम है बलबीर सिंह। ये पंजाब सरकार में मंत्री हैं। अब पंजाब की स्थिति पर चर्चा हुई होगी, नो डाउट। एक्शन हर जगह है, और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा भी एक्शन में नजर आए। ये देखिए, पंडारा रोड, AB5।
अब सवाल यह है कि क्यों कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, यानी खतरे के बादल। अब क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक भी टूट जाएंगे? पंजाब के देखिए 6 आम आदमी पार्टी के सांसदों की बगावत से घमासान है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले यह बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, पंजाब की सरकार के लिए, पूरी पार्टी के लिए। इससे पहले पंजाब सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया कल गुजरात से लौटे थे और जिसके बाद वो केजरीवाल से मिलने पहुंचे थे। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की आज फिर से मुलाकात हुई। पंजाब सरकार के मंत्री ने भी सिसोदिया से मुलाकात की, जिनकी तस्वीरें आपके सामने हमने रखी थी थोड़ी देर पहले। पंजाब जीत में संदीप पाठक, राघव चड्ढा की अहम भूमिका पार्टी बताती रही है। संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी के चुनाव स्ट्रेटेजी का चाणक्य माना जाता था, जबकि राघव चड्ढा सुपर सीएम कहे जाते थे। दावा है कि हर फाइल राघव चड्ढा के पास से ही होकर गुजरती थी। अब इसके बाद ही उस पर फाइनल मुहर लगती थी। अब दोनों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पार्टी पर टूट का पूरी तरह से खतरा है। दावा है कि पंजाब के विधायक दोनों के संपर्क में है। दिल्ली में हार के बाद पंजाब में भी बगावत की बात चल रही थी अंदर खाने, तब संदीप पाठक ने विधायकों को तलब करके मामला शांत करा दिया था। दावा है कि 30 से 35 विधायक, जी 30 से 35 विधायक पंजाब में संदीप और राघव के संपर्क में है। यह और बड़ा झटका हो सकता है। और ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सरकार में 9 कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई थी। इन विधायकों के भी नाराज होने का दावा है और चुनाव से पहले कुछ विधायकों का टिकट भी कट सकता है। इस वजह से कई विधायकों के पार्टी छोड़ने का अनुमान है। कांग्रेस का दावा है कि आम आदमी पार्टी के 50 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति से वक्त मांगा है। वो विधायकों को राष्ट्रपति के सामने पेश करना चाहते हैं। तो अब सुनवा देते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं। मैं पहला भी कहना ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ कोई ग्रुप बना के उन्होंने मानता दे दिए। भगवंत मान जी के मुख्यमंत्री निवास के चारों तरफ में जो बंगले थे वो सारे खाली रहते थे। जैसे ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हारे, सबने उनको घेर लिया है। अब वहां पर भगवंत मान जी का भी दम घुट रहा है। अब वो किस प्रेशर में, कौन से वीडियो के प्रेशर में ये सारी बातें बोलते और पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, और नहीं छोड़ेंगे तो उनका भी हाल वही होगा जो आने वाले अगले साल में वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार का होने वाला है। आम आदमी पार्टी सुचेत रहे, ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं। ये तो संसद गए हैं। जब पार्टी इस तरीके के फैसले लेगी, कोई मापदंड नहीं होगा जब उनको राज्यसभा बनाया गया, तो फिर ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो संभव था ही। मेरे को तो चिंता है कि कहीं इसी तरीके से विधायक ना भाग जाएं। तो हर जगह हलचल है, लेकिन बड़ा सवाल वही कि क्या पंजाब में खेला होगा। सब जगह अंदर खाने यही चर्चाएं हैं। देखिए, पंजाब में चुनाव से पहले क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से तोड़ देंगे, भगवंत मान की सरकार गिरा देंगे? ये सबसे बड़ा अभी प्रश्न बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर गेम। इसी से सब कुछ चलता। अंक गणित क्या कहता है आपको बता देते हैं। पंजाब का नंबर गेम क्या है? देखिए, पंजाब में कुल सीट कितनी है? 117। बहुमत कितनी चाहिए? 59। और आम आदमी पार्टी के पास कितना है? 92, क्योंकि उनको प्रचंड बहुमत मिला था। कांग्रेस के पास कितना है? 18 सीटें हैं कांग्रेस के पास। भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 2 सीटें हैं। वहां पर शिरोमणि अकाली दल एसएडी, उनके पास 3 सीटें हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास 3/4 से ज्यादा विधायक मौजूद हैं। सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर 35 से 40 विधायक पार्टी छोड़ देते हैं और ऐसी स्थिति में पंजाब सरकार खतरे में आ जाएगी, यही बड़ा प्रश्न बना हुआ है। ये रहा अंकगणित सबका। तो ये तो बात हमने कर ली पंजाब की, दिल्ली में हलचल की, आम आदमी पार्टी में बगावत की, टूट की, और भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर की। आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर, क्योंकि हम बात करेंगे अब पश्चिम बंगाल की। देखिए, बंगाल में दिग्गजों का दांव चल रहा है।
ये बंगाल में दिग्गजों का जो दांव चल रहा है, क्योंकि चुनावी प्रचार फुल फॉर्म में है। हर एक दिग्गज वहां पर मौजूद है, जमावड़ा कह लीजिए। अब तस्वीर देखिए जरा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। बंगाल में सीएम योगी एक्टिव हैं, नॉर्थ 24 परगना में उन्होंने हुंकार भरी। सुनिए जरा। योगी आदित्यनाथ जी, भारत माता की। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उनकी मौजूदगी देखी, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें, वहीं कोलकाता में ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, ममता बनर्जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो चुनाव है, तो चुनाव में अलग अलग रंग रूप भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग तैयारी, रणनीति, सब कुछ देखने को मिलता है। आइए कुछ और तस्वीरों को आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला है। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, जब ममता बाइक पर लोगों के बीच पहुंच गए। नजर डालिए। और पश्चिम बंगाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। राजनाथ सिंह भी एक रोड शो वो निकालते नजर आए, ये देखिए। और सरकार पर जमकर उन्होंने प्रहार किया, ममता बनर्जी पर, टीएमसी की सरकार पर। और आज राहुल गांधी भी पश्चिम बंगाल में, वो भी लोगों के बीच पहुंचे। ये तस्वीर राहुल गांधी की, क्योंकि उन्होंने विरोधियों पर हमला बोला है और बहुत कड़ा प्रहार किया ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर भी। तो चुनावी मैदान में दिग्गज ताल ठोक रहे हैं हर एक पार्टी से। अब हुगली, पश्चिम बंगाल चुनावी मैदान में राहुल गांधी, उनकी तस्वीरें हमने रख दी। अब अगली तस्वीर देखिए। अब बारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन की, क्योंकि नितिन नवीन ने भी कोलकाता में रोड शो निकाला है, उसकी तस्वीर। टीएमसी के टेरर, माफिया राज और करप्शन के कारण पूरा बंगाल पहचान के लिए मोहताज है। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता है, गुंडागर्दी चरम पर है, न बेटी सुरक्षित है और न व्यापारी ही सुरक्षित है। टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के सिंडिकेट से भी मुक्ति मिलेगी, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। 2011 की याद दिलाना चाहता हूं। उस समय 84% की जब पोलिंग हुई थी, तो वामपंथियों की सरकार चली गई और टीएमसी की सरकार आ गई। और इस बार 93% की पोलिंग हुई है। द क्लियर मैसेज है जनता का कि अब टीएमसी जा रही है और बीजेपी आ रही है। ममता दीदी की सरकार ने भेदभाव कभी नहीं किया, कभी नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन बीजेपी करता है, कौन टीएमसी, कौन सीपीएम। उन्होंने सबके लिए इक्वली डेवलपमेंट किया है। बंगाल की जनता ने पहले ही तय किया था कि इस बार की लड़ाई वो खुद लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष उनके साथ था, और कहीं न कहीं वो बदलाव का प्रतीक बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब नारा दिया पोल्टोनो दोरकार, तो पश्चिम बंगाल की जनता ने जो आवाज दिया, चाहे बीजेपी सरकार, वो आज आवाज घर घर का आवाज बन गया है। ये तो भारत की बात हो गई, चुनाव की बात हो गई, पार्टी में टूट की बात हो गई, सब कुछ हमने बता दिया। अब बात करेंगे ग्लोबल न्यूज की, क्योंकि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जंग में करो या मरो। आइए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, इस पर जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं मैदानी जंग की, जो अब पाकिस्तान में बनने वाला है। और क्योंकि ईरान और अमेरिका में करो या मरो के ही हालात उत्पन्न हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भीषण जंग के बीच थोड़ी सी शांति है, लेकिन ये कब तक रहेगी, इंपॉर्टेंट ये है। पाकिस्तान और ले चलने से पहले
आपको जो ये दिखा रहे हैं, इजराइल ने दरअसल सीज फायर के बावजूद लेबनान में तहलका मचाया हुआ है। हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर जमकर बमबाजी हो रही है, ध्वस्त किया जा रहा है। ये देखिए सुनिए, हिजबुल्लाह टारगेट पर। तो लेबनान में इजरायली सेना ने डेरा डाल रखा है, पूरी तरह से जमाया हुआ। जवाब में हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है, उसके लड़ाके भी बंदूक थामकर फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन इजराइल हमेशा की तरह भारी पड़ रहा है। तो देखिए, जब एक तरफ जंग छिड़ी हो और दूसरी ओर शांति के लिए बातचीत की टेबल यानी कि उसकी तैयारी चल रही है। अब इसलिए रात में जो ईरान का डेलीगेशन है, ईरान का प्रतिनिधिमंडल, वो पाकिस्तान पहुंच गया। उसकी तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री आरागाची के नेतृत्व में इस्लामाबाद पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने पहले फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की और अमेरिकी नेताओं के आने से पहले ही अपनी शर्तें बता दी। लेकिन सवाल वही, क्या अमेरिका मानेगा? पाकिस्तान में ईरान बनाम अमेरिका की लड़ाई थमती कम और भड़कती ज्यादा दिख रही है। न ट्रंप की टीम झुक रही है, न मुस्तफा के लड़ाके मानने को तैयार है। ऐसे में मुनीर और शहबाज ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देकर पाकिस्तान को फंसा लिया है। मिडिल ईस्ट की जंग का मैदान अब पाकिस्तान में करो या मरो पर आ गया है। देखिए, पाकिस्तान में ईरान बनाम अमेरिका की लड़ाई थमती कम और भड़कती ज्यादा दिखती है, क्योंकि ना ट्रंप की टीम झुक रही है और ना मुस्तफा के लड़ाके मानने को तैयार हैं। ऐसे में मुनीर और शहबाज ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देकर पाकिस्तान को फंसा लिया है। मिडिल ईस्ट की जंग का मैदान अब पाकिस्तान में करो या मरो पर आ चुका है। ये आपको हमने रिपोर्ट दिखाई, लेकिन इस्लामाबाद में इतना कंफ्यूजन क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है, उस पर नजर डालिए। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच तो गए और अमेरिका से उनकी बैठक होगी या नहीं, इस बात को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि ईरान सीधे अमेरिका से बात नहीं करना चाहता, जबकि अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान में बैठक होगी। उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद और दूत को भेज दिया है। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद आ रहे हैं और इस पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेगा। अमेरिका बातचीत के लिए कह रहा है, लेकिन ईरान मना कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि अमेरिका और ईरान की ऐसी कोई बैठक तय ही नहीं है। ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचाएगा। यानी अगर बातचीत होगी भी तो आमने सामने मुश्किल है, बल्कि ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान मध्यस्थ का काम कर रहा है। और इससे पहले 11-12 अप्रैल को आपको याद होगा, पाकिस्तान में दोनों देशों की बैठकें हुई थी, लेकिन होर्मुज और परमाणु के मुद्दे पर बात नहीं बन पाई थी। 21 घंटे की बैठक बेनतीजा रही और अब फिर बातचीत होने वाली है, लेकिन ना अमेरिका और ना ही ईरान अपनी शर्तों से पीछे हट रहे हैं। दोनों अड़े हुए हैं, दोनों कायम है उसी जगह पर। ईरानी सांसद इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि परमाणु मुद्दे पर वार्ता नहीं करेंगे। उनका साफ स्टैंड है ईरान का, परमाणु मुद्दा संवेदनशील है और हम उस पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे, ईरान ये कह रहा है। अब जरा आपको सुनवाते हैं कि बैठक से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है। इस मूल मिशन पर अमेरिका का संकल्प अडिग है। हमारी क्षमताएं बेजोड़ हैं और हमारी नाकाबंदी लगातार बढ़ रही है और वैश्विक स्तर पर फैल रही है। जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा था, हमारे पास दुनिया का सारा समय है। ईरान के पास एक गंभीर समझौता करने का ऐतिहासिक अवसर है और अब गेंद उनके पाले में है। किसी भी स्थिति में युद्ध विभाग आगे की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी बातचीत करना चाहते हैं, वे आमने सामने बात करना चाहते हैं और इसीलिए राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने आप सभी से कई बार कहा है, हमेशा कूटनीति को मौका देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए राष्ट्रपति ने स्टीव और जेरेड को ईरानियों की बात सुनने के लिए भेजने का फैसला किया है। अगर जरूरत पड़ी तो उपराष्ट्रपति भी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है। और कमाल की बात यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर ईरान वाली जंग रोकने की बातचीत, उसकी टेबल सज रही है, इसी बीच क्या किया है इजराइल ने, गाजा पर भी अटैक कर दिया है। लेबनान पर भी अटैक इजराइल कर रहा है और इधर गाजा पर भी घमासान। घरों पर बुलडोजर चल गए हैं। ये फलस्तीनी गाजा में इजराइल का ये हमला, ये देखिए काफी लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आनंद फानन में उनको एम्बुलेंस के जरिए लेकर जाने वाली तस्वीर कैमरे में।
और कुछ लोग जो मारे गए हैं उनको लेकर ये प्रदर्शन। और जो तबाही के निशान हैं वो तो रही जाते हैं, जैसे घरों पर बुलडोजर जो चला, फलस्तीन में किस तरह से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो ये तबाही की तस्वीरें आपने देख ली, गाजा वाली, फलस्तीन वाली। और अब क्योंकि अब जिस तरह से जैसा हाल गाजा और फलस्तीन में हुआ वैसा ही ईरान में ना हो, इसलिए ये लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जोरदार नारेबाजी हो रही है। जरा सुनिए। ईरान के अंदर ही नहीं, देखिए मैक्सिको में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ, सड़कों पर हजारों लोग उतरे और ये तस्वीरें मैक्सिको की आप देख पा रहे हैं। ईरान के समर्थन में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ईरान के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मैक्सिको की तस्वीरें हैं ईरान के सपोर्ट में। हालांकि यहाँ संख्या थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें दुनिया के सामने ईरान के सपोर्टर्स ने दिखाया है कई मुल्कों में। और अब देखिए दुनिया में कई जगहों से ईरान को समर्थन मिल रहा है, लेकिन अंदर खाने कुछ टकराव की भी खबरें हैं। उसे समझने के लिए यह तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। पिछली बार ईरान के प्रतिनिधिमंडल में स्पीकर गालिबाफ भी पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन इस बार नहीं है। वजह आपसी टकराव को बताया जा रहा है। साथ ही एक गोपनीय खत भी लीक होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम लीडर को इस तरह का संदेश लिखा गया है कि ईरान में आर्थिक संकट असहनीय हो चुका है और ऐसे में अमेरिका से परमाणु मुद्दे पर बात करना ही आखिरी विकल्प है। देखिए, दूसरे दौर की बातचीत से पहले क्या ईरान में फूट पड़ गया है? यह सवाल ईरानी मीडिया की उस रिपोर्ट के बाद उठ रहा है, जिसमें तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरानी नेताओं में आपसी मतभेद है, टकराव है। ईरान की बातचीत करने वाली टीम में मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। दावा है इसके मुताबिक कि ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ को टीम से हटा दिया गया, या हो सकता है कि मोहम्मद गालिबाफ ने इस्तीफा दे दिया हो। वजह बताई जा रही है कि गालिबाफ अमेरिका के साथ बातचीत में परमाणु मुद्दे को शामिल करना चाहते थे। गालिबाफ के उस रुख से ईरान का कट्टरपंथी धड़ा नाराज हो गया और जिसके बाद गालिबाफ बाहर हुए और नए नेता टीम में उनकी एंट्री हुई। खबर है कि उनकी जगह सईद जलीली को लाया जा सकता है, जो राष्ट्रपति चुनाव में मसूद पेज़ेश्कियान से हार गए थे। हालांकि वो सख्त रुख वाले नेता माने जाते हैं, जिनका IRGC में दबदबा है। जलीली पहले भी परमाणु हथियारों पर बातचीत का हिस्सा रह चुके हैं और बातचीत में आक्रामक नेता को लाना मतलब ईरान में दो धड़े बन रहे हैं। इससे साफ होता है, एक तरफ वो लोग हैं जो बातचीत को थोड़ा लचीला बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो परमाणु मुद्दे पर अपना सख्त रुख यानी स्टैंड रखना चाहते हैं। गालिबाफ इस बार पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं और ऐसे में उनके बाहर होने की आशंका है, लेकिन यह भी संभव है कि अमेरिका ने उपराष्ट्रपति को नहीं भेजा हो। ऐसे में प्रोटोकॉल के मुताबिक ईरान ने अपने संसद अध्यक्ष को नहीं भेजा, यह भी खबर आ रही है। वैसे ईरान की ओर से बयान जारी करके एकजुटता का दावा तो किया जा रहा है। अब सुनवाते हैं आपको ईरान के राजदूत इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं और इजराइल क्यों शांति वार्ताओं से गायब है, और इस पर कर्नल त्यागी, हमारे यहाँ के डिफेंस एक्सपर्ट, क्या कह रहे हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सामान्य नीति ये है कि अगर दूसरा पक्ष बातचीत के लिए तैयार है तो हम बातचीत करेंगे, अगर वे युद्ध चाहते हैं तो हम लड़ेंगे। हमने कभी बातचीत की मेज नहीं छोड़ी है और हमने बातचीत से विश्वासघात नहीं किया है। उनका इरादा बातचीत करने का है तो हम स्थायी शांति स्थापित करने, ईरान के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने और हमारे नुकसान की भरपाई करने के लिए मजबूत गारंटी के साथ व्यवस्थित बातचीत के लिए तैयार हैं। हम युद्ध नहीं चाहते। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस युद्ध में अगर ईरान विक्टर हो जाता है, जीत जाता है, तो वो आने वाले समय में इजराइल के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। लिहाजा इजराइल ने अब तक किसी भी पीस अकॉर्ड में भाग नहीं लिया है,
जो इस्लामाबाद के अंदर हो रही हैं, यानी कि अगर ईरान को वो कमजोर कर देता है तो फिर जो उसका आइडिया है कि मेडिटेरियन सी से लेके जॉर्डन रिवर तक जो टोटल एरिया है वो ईरान के अंदर, इजराइल के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए और ग्रेटर इजराइल बना दिया जाए, उसके पिताजी भी यही कहते थे, मुमकिन होता नजर आता है। देखिए, एक तरफ युद्ध भी चलता है, दूसरी तरफ जरूरी सेवाएं भी चलती रहती हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युद्ध खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये ईरान ने अपने यहां फिर से उड़ाने शुरू कर दी हैं, उसी की तस्वीर है। बहाल कर दी है ईरान ने, कुछ फ्लाइट्स उड़ी हैं। तो ईरान अपने यहां हालात सामान्य बता रहा है, लेकिन वहां से आप देखिए कि कई लोग हज यात्रा पर भी जा रहे हैं, और ये कब होता है, यानी कि थोड़ा सा सामान्य लोग समझ लेते हैं कि माहौल अभी ठीक है। उधर समंदर में होर्मुज को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, जो कि जारी है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये ईरान ने जारी की है, और जिसमें होर्मुज में कई जहाज फंसे हुए हैं। अभी ईरान दावा कर रहा है कि होर्मुज पर उसका पूरी तरह नियंत्रण है, कंट्रोल है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब होर्मुज के आसपास जहाजों पर ईरानी कब्जे और हमले जारी हैं। ये देखिए जरा कैसे IRGC के जवान जहाज में घुसकर कब्जा कर रहे हैं, उसी की तस्वीर आई है। लेकिन सबका अपना अपना दावा है। ये तो ईरान का एंगल आपके सामने हम रख रहे थे। अब बारी है अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका ने भी नाकेबंदी कर रखी है, और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह तस्वीर जारी की है। ये जो देख रहे हैं ईरानी जहाज है, अमेरिकी वॉरशिप है, और ये अमेरिका ने तस्वीरें जारी की हैं। दावा किया है कि उसने ईरानी जहाज को रोक लिया है। तो अपने अपने दावे और भिड़ंत के बीच अब सवाल ये कि समंदर में भिड़ंत के बीच डोनाल्ड ट्रंप कैसे सख्ती कर रहे हैं। अब जरा वो समझिए, वो देखिए। चीन पर एक्शन लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने चीन को 40 शिपिंग कंपनियों पर एक्शन लिया है, यानी जहाजों वाली 40 कंपनियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिससे चीन की इन कंपनियों को बहुत तगड़ा आर्थिक नुकसान होगा। दावा है कि ये कंपनियां ईरान के शैडो फ्लीट का हिस्सा थीं, यानी छुपे हुए तेल टैंकर नेटवर्क का हिस्सा बताई जा रही है। इस नेटवर्क का इस्तेमाल ईरान गुपचुप तरीके से तेल बेचने के लिए करता है, ताकि ईरान पर पहले से लगे प्रतिबंधों को चकमा दिया जा सके। अमेरिका ने चीन की हेंगली नाम की रिफाइनरी पर भी प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि यह रिफाइनरी ईरानी तेल की बड़ी खरीदार मानी जाती है। ईरान पर एक्शन और क्या हुआ है? अमेरिका ने ईरान से जुड़ी अरबों की संपत्ति फ्रीज कर दी है। दावा है $344 मिलियन के क्रिप्टो एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं यूएस ने, यानी करीब 3,242 करोड़ रुपए की संपत्ति पर रोक लगा दी अमेरिका ने, जिसका मतलब है ईरान फिलहाल इनका इस्तेमाल तो नहीं कर पाएगा। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है ये कार्रवाई की गई है जिसका मकसद ईरान की फंडिंग क्षमता को कमजोर करना है, क्योंकि ईरान कई तरीकों से फंड लेकर जंग में इस्तेमाल करता रहा है, और दावा है कि ईरान की करीब $11 ट्रिलियन की संपत्ति पर रोक लगा दी है अमेरिका ने। उधर होर्मुज में भी एक्शन हुआ है। अमेरिकी सेना ने होर्मुज में एक ईरानी जहाज को रोक दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकेबंदी के तहत यह एक्शन लिया गया। ईरान के बंदरगाह की ओर जाते जहाज को ISS पेराल्टा युद्धपोत से रोक लिया गया। 13 अप्रैल से अब तक अमेरिकी सेना ने करीब 34 जहाजों को रोका है। आगे बढ़ते हुए अमेरिका के मंत्री इस पर क्या कुछ कह रहे हैं और ईरानी विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनवाते हैं, सुनिए। हम उस धन का पता लगाएंगे जिसे ईरान देश से बाहर भेजने की बेताब कोशिश कर रहा है और शासन से जुड़ी सभी व्यक्ति जीवन रेखाओं को निशाना बनाएगा। ईरानियों की सबसे घातक गलती अपने पड़ोसियों पर बमबारी करना साबित हो सकती है। अब वो धन के मामले में ज्यादा पारदर्शी होने या अपने बैंकिंग सिस्टम में मौजूद धन की गहन जांच करने को तैयार है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हर वो जहाज जो हमारे मापदंडों को खरा मानता है, चाहे वे ईरानी जहाज हो या फिर ईरानी बंदरगाहों से आने वाले जहाज, आज सुबह तक कुल 34 गैर ईरानी जहाजों ने आवागमन की अनुमति मांगी है। कई जहाजों ने ऐसा किया भी है। नाकाबंदी न केवल बढ़ रही है बल्कि वास्तव में कुछ ही दिनों में एक दूसरा विमान पोत भी इस नाकाबंदी में शामिल हो जाएगा।
In fact, a second aircraft. ईरान की $11 ट्रिलियन की जब्त संपत्ति जारी होने तक हॉर्मुज़ बंद रहेगा। अगले 48 घंटों के अंदर कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता तो सीज फायर समाप्त हो सकता है। देखिए, हॉर्मुज़ की जो लड़ाई है वो बहुत लंबी है, सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तेल से ऊपर बढ़कर अब ये जो हॉर्मुज़ की लड़ाई है इंटरनेट तक आ गई है। जैसे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए हॉर्मुज़ की लड़ाई इंटरनेट करने पर आई, क्योंकि ईरान समंदर में मौजूद केबलों को काट सकता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं वीडियो, ये एआई वीडियो दरअसल समझाने के लिए है, उस मकसद से तैयार किया गया। तो अब ये समझ लीजिए कि इंटरनेट बंदी की बात क्यों चल रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने बड़ी चेतावनी दी है इस बीच। तस्नीम न्यूज ने कहा है कि IRGC इंटरनेट केबल काट सकती है, जिससे खाड़ी समेत कई देशों में डिजिटल काम ठप हो जाएगा, क्योंकि लाल सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली हॉर्मुज़ में समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक केबल्स का घना जाल बिछा हुआ है, जो आपको AI के जरिए हमने समझाया। इससे दुनिया के बड़े हिस्से का इंटरनेट ट्रैफिक गुजरता है। ये रीजनल इंटरनेट ट्रैफिक का लगभग 17% से लेकर 30% तक का हिस्सा है। और इसको लेकर कैपेसिटी ग्लोबल की एक रिपोर्ट बताती है कि अकेले लाल सागर से करीब 17 सबमरीन केबल्स निकलती हैं, गुजरती हैं, और इनके जरिए यूरोप, एशिया और अफ्रीका का इंटरनेट कनेक्ट होता है। हॉर्मुज़ में दुनिया की प्रमुख कंपनियों के केबल सिस्टम मौजूद हैं। इनमें फाल्कन, गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल, टाटा टीजीएन गल्फ शामिल है। अब दावा है कि इन केबलों से दुनिया के प्रमुख देशों को इंटरनेट सेवाएं पहुंचती हैं। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ने खाड़ी देशों में जो डेटा सेंटर्स बनाए हैं, वहां भी इंटरनेट कनेक्टिविटी हॉर्मुज़ में बिछी केबलों से होती है। इसका अंदाजा लगाइए कितना महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज़ के सबसे संकरे पॉइंट पर समुद्र की गहराई 200 फीट है मात्र, और वहां मौजूद इंटरनेट केबलों को निशाना बनाना बहुत आसान है। और अगर ऐसा हुआ तो डिजिटल व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, और इससे भारत समेत कई देशों में इंटरनेट स्लो या फिर बंद भी हो सकता है। यह है पूरी वहां की कहानी। अब आपको सुनवाते हैं इस दावे पर अमेरिकी प्रवक्ता और ईरान और चीन क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। हम सभी ईरान से आ रहे कई संदेशों और बयानों को देख रहे हैं, और मैं आपको आगाह करना चाहूंगी, उनकी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। वो सार्वजनिक रूप से जो कहते हैं, वो अमेरिका और हमारी वार्ता टीम के सामने निजी तौर पर जो स्वीकार करते हैं, उससे बहुत अलग है। वार्ता के किसी भी नए दौर से पहले अमेरिका को अपने युद्ध विराम उल्लंघन बंद करने होंगे। नाकाबंदी हटने के बाद वार्ता का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरान किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। हमने सैन्य आक्रामकता शुरू नहीं की। अगर वे राजनीतिक समाधान चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अगर वे युद्ध चाहते हैं तो ईरान इसके लिए भी तैयार है। वर्तमान स्थिति इस नाजुक मोड़ पर है कि संघर्ष समाप्त होगा या नहीं। संघर्ष की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना अनिवार्य है। चीन संबंधित पक्षों को राजनीतिक और राजनयिक माध्यमों से मतभेदों को सुलझाने और मध्य पूर्व एवं खाड़ी क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक व्यापक और स्थायी युद्ध विराम स्थापित करने का समर्थन करता है। चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 4 सूत्री प्रस्तावों की भावना के अनुरूप इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। लेकिन एक और बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब ईरान जंग में है तो उसे सिर्फ बाहरी दुश्मन से खतरा नहीं है, बल्कि उसके मुल्क में ही कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर फिर कार्रवाई हुई है। 240 लोग पकड़े गए। देखिए अब किस तरह से एक्शन हो रहा है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ईरान में मोसाद के जासूसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और इजराइल के लिए काम करने वाले एक शख्स को फांसी तक दे दी गई। और तस्नीम न्यूज के मुताबिक इस शख्स का नाम इरफान कयानी है, जिसे प्रदर्शनों में तोड़फोड़ और आतंक फैलाने के लिए पकड़ा गया था। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक वो इजराइल से जुड़ा एजेंट बताया जा रहा था, और लंबी सुनवाई के बाद ईरानी सुप्रीम कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। अब जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर आज उसे फांसी दे दी गई, फांसी चढ़ा दी गई। दावा यह भी है कि IRGC ने ईरान में 240 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां ईरान के अलग अलग प्रांतों में हुई और छापेमारी में ये की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स क्या दावा करती हैं? उनके मुताबिक कुर्दिस्तान में 11 लोगों को पकड़ा गया है और कुर्द लड़ाकों के एक सदस्य को मार गिराने का दावा भी किया गया है। वहीं केरमान शाह प्रांत में 155 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें 4 लोग ऐसे भी हैं जिनका मोसाद से
वही इजराइल मोसाद से कनेक्शन होने का दावा किया गया। तेहरान पुलिस ने एक व्यक्ति को जासूसी के आरोप में गिरफ्त में लिया है और आरोप है कि यह व्यक्ति ईरानी मिसाइलों की जानकारी इजराइल पहुंचा रहा था। पिछले एक हफ्ते में ईरान ने जासूसी के आरोप में 4 लोगों को फांसी चढ़ा दी है। फिलहाल इजराइल के जासूसों पर ईरान में लगातार एक्शन जारी है। अब इसको लेकर रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। $500 मिलियन का हर दिन नुकसान हो रहा है ईरान का, अगर वहां पे अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है। दूसरा, के पास लगभग 55 से 60 मिलियन बैरल्स का स्टॉक रहता है, जिसका कि 60% अभी तक फुल है और ये 40% 13 दिन में भर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में ईरान के जो तेल के कुएं हैं उनको तेल निकालने में बंद करना पड़ेगा, जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इनमें से आधों में तो नीचे जब तेल निकलना बंद होगा वहाँ पानी भर जाएगा, दोबारा चलाने लायक रहेंगे नहीं। तो लिहाजा अमेरिका चाहता है कि ईरान इकोनॉमिकली अपने घुटनों पे आ जाए, क्योंकि इसका असर ईरान में होने लग पड़ा है। जहाँ 40% जो इन्फ्लेशन थी वो अब 70% पे पहुंच चुकी है। चलिए, हमने बात कर ली ईरान, इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान, ग्लोबल, और अब वापस ले आते हैं भारत और अब बात करते हैं मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावे की, क्योंकि ये तस्वीर देखिए, यहां करोड़ों का चढ़ावा हुआ है सावलिया सेठ। जी हां, सावलिया सेठ में भक्तों के चढ़ावे ने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है और राजस्थान के इस मंदिर को लेकर विशेष मान्यता भी है और अब तक 41 करोड़ 67 लाख ये रिकॉर्ड बनाया गया है। और इस बार देखिए, मंदिर के दान पात्र में करोड़ों का चढ़ावा निकला है। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, ये देख रहे हैं, गिना जा रहा है, हर तरफ पैसा ही पैसा नजर आ रहा है और ये दान पात्रों से निकले कैश की गिनती चल रही है। इतने सारे लोग मिलकर इसको गिनने का काम कर रहे हैं। इस बार, मतलब हर बार की तरह, इस बार भी दान पात्रों से रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा प्राप्त हुआ है। 41 करोड़ से ज्यादा की दान की गिनती अभी तक हो चुकी है और इसके अलावा सोना चांदी भी दान पात्रों से निकला है। तो अब तक दान पात्रों से क्या क्या निकला है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, सावलिया सेठ में भक्तों की बहुत आस्था है। सावलिया सेठ के भक्तों ने हमेशा की तरह इस बार भी दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया है, दान किया है। 7 चरणों में हुई चढ़ावे की गिनती में अब तक 41 करोड़ 67 लाख रुपए निकले हैं। यह मंदिर के मासिक भंडार के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी राशि है। 16 अप्रैल को सावलिया सेठ मंदिर में चढ़ावे का भंडार खोला गया था, जिसमें भंडार कक्ष से करीब 33 करोड़ 21 लाख की दान राशि निकली, जबकि भेंट कक्ष और ऑनलाइन दान से 8 करोड़ 45 लाख रुपए मंदिर को प्राप्त हुए। सावलिया सेठ मंदिर में अब ऑनलाइन माध्यम से भी भक्त जमकर दान कर रहे हैं। नकदी के साथ ही मंदिर में भक्तों ने सोने चांदी की बड़ी मात्रा में उसको भेंट किया है, दान दिया है, क्योंकि मंदिर के दान पात्रों से अब तक 84 किलो चांदी और 600 ग्राम से ज्यादा सोना प्राप्त हुआ है। मंदिर मंडल ने पूरे आंकड़ों को आधिकारिक रूप से जारी करते हुए इसे अब तक का सबसे बड़ा मासिक चढ़ावा बताया, यानी कि महीने का। चलिए, ये तो बात होगी सावलिया सेठ की और चढ़ावे की। अब आगे बढ़ते हैं, एक और आज की अहम खबर, बड़ी खबर, वो भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीर है। ये दिल्ली के एक अस्पताल की तस्वीर है, देखिए जरा, जहां हीट स्ट्रोक यूनिट बताई गई और गर्मी को लेकर पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट तो फिलहाल जारी है। लेकिन उसके पहले हम लातूर की तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, लातूर महाराष्ट्र, 9 महीने के बच्चे की लू से मौत हो गई। अस्पताल में स्ट्रोक, ये जो बच्चा है आप देख रहे हैं, लातूर महाराष्ट्र, इसकी लू लगने से मौत हो गई। ये मात्र 9 महीने का बच्चा है। और अब जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, दिल्ली की वो वाली खबर, क्योंकि दिल्ली के एक अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। अब जहां हीट स्ट्रोक यूनिट बनाई गई, अब गर्मी को लेकर पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट है, फिलहाल येलो अलर्ट जारी। गर्मी लगातार बढ़ रही है और अब उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के बाहर गर्मी से छुटकारा दिलाने के लिए पानी का छिड़काव चल रहा है। ये देखिए, कुछ लोग वहां पर थोड़ी देर के लिए रुक भी जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाया गया। ये देखिए,
क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, ये ट्रांसफार्मर गर्म ना हो जाए उसके लिए उसको ठंडा किया जा रहा। अब एक और तस्वीर, ये चिड़ियाघर की है तस्वीर, क्योंकि चिड़ियाघर में जानवर भी बेहाल हैं गर्मी से उनको बचाने के लिए पानी की बौछार की जा रही है उन पर। चलिए इसी तस्वीर, इसी खबर के साथ आज भारत की बात बताता हूं मैं। मेरे साथ इतना ही, मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, क्योंकि यहां खबरें लगातार जारी हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार और धन्यवाद।